जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की क्या है संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, यानी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु के समान विद्युतीय गुण दर्शाता है, यानी इस विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है SiO2, दूसरा क्या है MgO, तीसरा है बाबू SO2 और चौथा है CrO2। तो आप याद रखिएगा बाबू SiO2 सिलिका, SiO2 सिलिका या विद्युतीय गुण क्या करता है, दर्शाता है। यानी हम लोग के पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। कौन सा ठोस है बाबू, बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस के मतलब बाबू अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार को ही हम लोग बोलते हैं बाबू अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो याद रखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन होगा, ये हम लोग को पहचानना है। अक्रिस्टलीय ठोस में खास करके बाबू आपके पास क्या देता है, कांच देता है। इसके अलावा क्या देता है बाबू, रबर देता है। कांच, रबर, प्लास्टिक, क्या देता है बाबू, कांच, रबर, प्लास्टिक देता है। और इसके साथ साथ एक और नाम याद रखिएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। क्या नाम याद रखिएगा वो, क्वार्ट्ज ग्लास आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए क्वार्ट्ज ग्लास अगर कहेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन अगर आपसे क्या कह दे बाबू क्वार्ट्ज सिलिका कहे तो याद रखिए क्वार्ट्ज जो सिलिका होता है वो कैसा ठोस होता है बाबू, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो देखिए आपके पास इनमें से 4 में से एक ऑप्शन दिया होगा और बताना है हम लोग को कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय नहीं अक्रिस्टलीय ठोस है। तो याद रखिए वो क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है बाबू अक्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन अगर यही कहता क्वार्ट्ज सिलिका तो सिलिका पर हम क्या मारते बाबू, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस होता है क्वार्ट्ज सिलिका। लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास कहेगा तो याद रखेंगे कैसा होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, यानी आपको बताना है कि इनमें से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। या कई बार इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, किसका हिमांक अधिकतम होगा, हिमांक का औन्नमन अधिकतम होगा। तो इसके लिए आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले इनका 1/2 गुणांक यानी आई का मान निकालिएगा। और आई का मान निकालने का मतलब है इनको प्लस माइनस में क्या कीजिएगा, तोड़िएगा आयन के रूप में। देखिए बाबू सबसे पहले अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl किस में टूटेगा बाबू, Na+ में, और साथ साथ बाबू Cl किस में टूटेगा, माइनस में। अगर हम बात करें Na2SO4 की, किसकी बात करें बाबू, Na2SO4 की, तो ये किस में टूटेगा बाबू, तो ये टूटेगा 2Na, 2 बार Na है प्लस में, और SO4 किस में टूटेगा, माइनस में। अगर मैं बात करूं बाबू NH4NO3 का, ध्यान से देखिएगा, ये टूटेगा बाबू NH4+ में, और साथ साथ NO3 किस में टूटेगा, माइनस में। अगर हम बात करें KNO3 का तो KNO3 में क्या होगा बाबू, आपके पास K टूटेगा प्लस में और NO3 टूटेगा किस में बाबू, माइनस में। अब सभी बाबू आप लोग क्या कीजिए, यहां से 1/2 गुणांक आई का मान बताइए।
आई का मान यहाँ देखिए बाबू 1 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 2। यहाँ आई की बात करें तो 1 प्लस और 2 माइनस कितना हो गया 3। यहाँ मैं आई की बात करूं तो क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 2। यहाँ आई की बात करूं बाबू तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस और 1 माइनस 2। और याद रखिएगा जिसका 1/2 गुणांक क्या होगा आई होगा, उसका क्वथनांक अधिकतम होगा और हिमांक का अवनमन भी क्या होगा अधिकतम होगा। तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा बाबू, किसका 1/2 गुणांक ज्यादा निकला है I3, किसका Na2SO4 का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। सबसे पहले क्या निकालिएगा 1/2 गुणांक निकालिएगा, और 1/2 गुणांक निकालना समझ जाइए प्लस माइनस में तोड़ना है। हाँ एक बात ध्यान देना है कि कभी भी जो 2 से गुणा है 3 से गुणा है उसको काउंट नहीं करना है, 2 इंटू में प्लस मत कर दीजिएगा, प्लस और 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो किसका 1/2 गुणांक सबसे ज्यादा आया Na2SO4 का, तो इसका क्वथनांक अधिकतम होगा। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हूं 4 एक घोल जिसका परासरण दाब कितना है 300 केल्विन है और कितना वायुमंडलीय दाब है बाबू 0.0821। और तो इस घोल का सांद्रण निकालना है। घोल का आपको क्या निकालना है सांद्रण निकालना है, यानी हम लोग के पास टेम्परेचर दिया है बाबू कितना केल्विन 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और साथ साथ हम लोग के पास बाबू इसका वायुमंडलीय दाब यानी पाई का मान यानी दे चुका है आपके पास 0.0821। और साथ साथ बाबू हम लोग को क्या निकालना है इस घोल का क्या निकालना है बाबू, यानी किसका मान निकालना है, तो घोल का हम लोग को सांद्रण निकालना है, यानी C का मान निकालना है। C का मान क्या होगा सांद्रण, और साथ साथ आपके पास R याद रखिएगा 0.0821 हम क्या कर देंगे काउंट करेंगे। अब फॉर्मूला याद कीजिए वो पाई बराबर कितना होता है CR क्या होता है T होता है। अब पाई का मान देख लीजिए कितना दिया है 0.0821 बराबर कितना है C का मान निकालना है, इनटू में R का मान क्या होता है बाबू 0. कितना होगा 0.821 इनटू में बाबू टेम्परेचर कितना है कितना बाबू 300 केल्विन। कितना है बाबू 300 क्या है केल्विन है। देखिए इससे ये खत्म हो जाए कितनी बार में, और याद कीजिए यहां से एक बराबर कितना 300 क्या निकल गया C निकल गया। देख लीजिएगा बाबू तो C का मान आ जाएगा 1/, कितना बाबू 300। और जो भी सॉल्व कीजिएगा आपका ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू ये मान आ जाएगा 0.033 M। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बाबू। तो क्या फॉर्मूला लगाए T बराबर 300 केल्विन, पाई बराबर परासरण दाब क्या है 0.0821 और C का मान निकालना है सांद्रण, R का मान 0.821। पाई बराबर क्या होता है CRT, पाई की जगह पर 0.821 लिख दिए बाबू 0.0821 इंटू C इसका मान दिया है T का मान 300 कटा दिए एक बार में C का मान हो जाएगा 1/300। ये लगभग में आंसर आपका क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो याद रखिएगा इसमें आपके पास HCl की मात्रा होती है बाबू, HCl की मात्रा होती है 20.2%। कितनी होती है HCl जो आपका होगा ये होगा बाबू 20 कितना परसेंट 2%, जबकि आपके पास H2O की मात्रा होती है याद रखिएगा 79 कितना 8% होता है। तो आप याद रखिएगा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, यानी कितना सही होगा ऑप्शन नंबर डी 20.2% क्या होता है HCl होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है। तो 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है बराबर होता है
इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कई बार आप ये पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 7 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो उसके कौन भार पे बाबू, सक्रिय भार यानी एक्टिव मास पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक्टिव मास का मतलब होता है वह द्रव्यमान जो अभिकारक से उत्पाद में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्टिव भार यानी सक्रिय भार पे क्या करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है। अर्ध आयु समानुपाती ए, अर्ध आयु समानुपाती 1/a, अर्ध आयु समानुपाती a स्क्वायर, अर्ध आयु समानुपाती 1/a स्क्वायर। याद कीजिए बाबू, जो टी हाफ होती है किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ये होता है बाबू a/2 के। याद कीजिए कितना होता है बाबू, a/ कितना होता है, 2 के। ये कौन होती है बाबू, अर्ध आयु। अब यहां से हम लिख सकते हैं 1/2, यहां 2 और k को समानुपाती चिन्ह के रूप में हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा बाबू, ऊपर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अर्ध आयु क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण घटेगा उसकी अर्ध आयु क्या होगी, घटेगी। यानी हम लोग के पास ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू, सही है। ठीक है बाबू, और याद रखिएगा यहाँ के क्या है बाबू, के है वेग स्थिरांक। कौन स्थिरांक बाबू, वेग क्या है, स्थिरांक। और ध्यान दीजिएगा अगर ये वेग स्थिरांक है तो किस कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए इस वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो याद कीजिएगा मोल के पावर, मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है बाबू, मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1। और ये किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए आप यहां से याद रखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध टी हाफ बराबर 1/2 के। यानी टी हाफ किस पे डिपेंड किया बाबू, उसके सांद्रण पे। और यहाँ के क्या होता है, वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि के लिए तो इसका मात्रक होता है सेकेंड के पावर -1, लेकिन शून्य कोटि के लिए क्या होता है बाबू, मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1। और किस पे डिपेंड करता है, तो केवल ताप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ये आपको याद रखना है। यानी हम लोग का इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, तो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, यही पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है कि उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपसे उत्प्रेरक से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि उत्प्रेरक क्या करता है, यानी सांद्रण यानी अभिकारक से उत्पाद जो बन रहा है इसके वेग को बढ़ाता है या घटाता है, तो दोनों काम करता है, वेग को बढ़ाता भी और वेग को घटाता भी है। लेकिन यहाँ हम लोग का वेग नहीं पूछ रहा है, साम्यावस्था कंडीशन है। तो याद रखिए साम्यावस्था मतलब संतुलन की स्थिति के समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ रहे हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण समांतर किस विधि से किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण याद रखिएगा हमेशा कौन विधि, फेन पलावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू, सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि इस निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमी कौन है इसमें से, तो याद रखिएगा आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। H2PO4 पूछ सकता है या H3PO3 पूछ सकता है। इसको याद रखिएगा कैसा है, द्विभाषमिक। कैसा है बाबू, द्विभाषमिक अम्ल है, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। जबकि H3PO4 कैसा है बाबू, त्रिभाषमिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, त्रिभाषमिक क्या है बाबू, अम्ल है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी कौन सही होगा, H3PO4। ऑप्शन नंबर डी सही है। H3PO4 कैसा होता है, त्रिभाषमिक, और H3PO3 कैसा होता है, द्विभाषमिक होता है। दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बाबू, चलिए 12 नंबर के पास पहुंचते हैं।
व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें कौन सही नहीं है, आपको बताना इनमें कौन सही नहीं है। कह रहा है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड होता है, 4pp सिंगल बॉन्ड होता है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, p मतलब ये बॉन्ड बना है 60 डिग्री होता है। तो याद कीजिएगा बाबू कि P4 में जो होता है P4 ऐसा बना होता है, इसके साथ P जुड़ा होता है, इसके साथ P जुड़ा होता है, इसके साथ यहाँ पे P जुड़ा होता है, और साथ साथ ये दोनों भी क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, बना होता है। तो याद रखिएगा इनमें जो होता है P4 में एक ही लोन पेयर पाया जाता है, यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना होता है बाबू, लोन पेयर कितना होता है, एक होता है। लोन पेयर कितना होता है, एक होता है। जबकि यहाँ कह रहा है लोन पेयर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाते हैं, यानी ये कथन क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर याद कीजिए 13 नंबर, ये तो कई बार मैं आपको बताया हूं। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो याद कीजिए संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d, याद रखिएगा कितना होता है 1 to 10। इसके अलावा ns 1 to 2 होता है, 1 to कितना होता है, 2 होता है। कभी कभी 0 भी लिख देता है, तो याद रखिएगा 0 1 और कौन बाबू 2। तो याद रखिएगा यानी D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और S में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और यहां से बस एक ही स्टार मार के चलिएगा, कॉपर का आपसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा, और साथ साथ बाबू क्रोमियम का, साथ साथ बाबू आपके पास Ag का, और साथ साथ बाबू आपके पास Au का। और इनके लिए जब भी याद रखिएगा बाबू, इनमें जो होता है 3D में कितना बाबू, 3D में 9 होता है, और 4s में क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए बाबू 3D में 5 होता है, और 4s में क्या होता है, 1 होता है। अब इसी तरीके से इसका भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। 4D में इसके लिए कितना होता है, 9 होता है, और 5s में कितना होता है, वह 1 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका पढ़ के जाइएगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। लेकिन बाबू देखिए यहाँ 9 नहीं हो सकता है, यहाँ क्या हो जाएगा 10 होगा, और यहाँ भी कितना होगा बाबू 10 होगा। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा 10 होगा। तो यानी आपको याद रखना है कॉपर में 3D10 और 4s क्या हो जाएगा बाबू 1 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास करके क्या रखिएगा, याद रखिए कॉपर क्रोमियम Ag का। ठीक है बाबू, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में खास करके आपको किसका याद रखना है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है और 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। अब बताइए बाबू, आपको बताना है किन में ज्यादा होगा, किसका मान बाबू, चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू में n+2, यानी n क्या है बाबू, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बाबू, अयुग्मित क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन बाबू, तो याद रखिएगा n। अयुग्मित मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें कितना है, इसमें D में कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी बात कीजिएगा तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये 5 को कोठा हम बना लेंगे। ठीक है बाबू, इसमें देखिए बाबू कितना आ रहा है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5। अब देखिए बाबू 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 वाला का देख लीजिए बाबू, 1 2 3 4 5, 5 को कोठा हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9। चलिए बाबू आप लोग सब लोग बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है।
इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा है, यानी ओ ऑर्बिटल में अकेले है। देखिए इसका भी जोड़ा नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका नहीं, तो कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया n का मान 2। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे n का मान इन दोनों का जोड़ा है मात्र कितना है बाबू 3 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू मात्र कितना है 1 है। किसमें n का मान ज्यादा है, यानी म्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है n पे। जितना n का मान ज्यादा होगा चुंबकीय आघूर्ण उतना ज्यादा होगा। किसका ज्यादा है बाबू n बराबर 5, तो ये D5 क्या है सही है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू, कह रहा है कि K3CrOX3 में Cr का उप संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन संख्या उसी को हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या भी बोलते हैं, या उप सह संयोजक संख्या। उप सह संयोजक क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है बाबू? तो ये होता है लिगेंड की संख्या। किसकी संख्या? यानी याद रखिएगा लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या इनटू में डेंटिसिटी। याद कीजिए आपको पढ़ाए होंगे डेंटिसिटी। क्या पढ़ाए होंगे बाबू? डेंटिसिटी, यानी कितने पेयर डोनेट कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए लिगेंड कितना है, यहाँ पे OX कितनी बार है 3 बार, और याद कीजिएगा OX का डेंसिटी 2 होता है, तो 3 दूना कितना हो गया बाबू 6। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? जब भी आपसे उप संयोजन संख्या पूछे, समन्वय संख्या उप संयोजन क्या होता है, लिगेंड की संख्या इनटू में डेंसिटी। लिगेंड की संख्या कितनी है 3, डेंसिटी 2 में 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा बाबू 6। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। चलिए 36 नंबर का रहा कोबाल्ट का प्रभावी संख्या। प्रभावी संख्या क्या होता है बाबू? तो प्रभावी संख्या का मतलब होता है कि वो निष्क्रिय गैस के परमाणु संख्या के क्या होते हैं बराबर हो जाता है। निष्क्रिय गैस वाला कौन कौन होता है बाबू? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यही न पढ़े बाबू आप लोग। इसका परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36 और कितना होता है बाबू 18, 36, 54 होता है। नहीं 18, 36 यहाँ लिखे, 34 लिखे हैं, 36, 54 और कितना होता है बाबू 86 होता है। अब याद रखिए कोबाल्ट का 27 होता है, तो 27 के नजदीक कितना है बाबू 36, तो इसका बाबू निष्क्रिय मतलब इसका प्रभावी संख्या जो होता है कितना होता है, प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है 36 होता है, यानी 36 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर को मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो याद कीजिए बाबू अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल कौन है बाबू इसमें? ऑप्शन नंबर ए यानी एथेनॉल, यानी एथेनॉल क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बाबू RMG क्या होता है X होता है। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? तो ड्राई ईथर में। और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? अल्कोहल के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात किया जाता है। ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकास प्रतिकारक, विक्टर मेयर, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। ये पढ़े हैं आप लोग बाबू, कई बार मैं बताया हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की जो जांच की जाती है किसके द्वारा की जाती है बाबू? यानी ऑक्सीकरण विधि से भी, ल्यूकास प्रतिकारक से भी और विक्टर मेयर से भी। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है, तो याद रखिएगा ROH क्या है बाबू? मतलब यहां पे मान लेते हैं बाबू C है, और C के साथ मान लीजिए क्या जोड़े हैं OH। क्या जोड़े हैं बाबू? OH जोड़े हैं, तो मान लीजिए एक ही R जुड़ा हो, एक ही R मतलब एक एक 2 बॉन्ड बना, 2 और बनाएगा, ऐसे होगा तो कहिएगा 1 डिग्री। अगर C हो इधर भी R हो, इधर भी क्या होगा वो R हो, और यहाँ पे H हो और क्या हो OH हो, तो ये का डिग्री है बाबू 2 डिग्री। मतलब जिससे अल्कोहल जुड़ा वो कार्बन अपना को छोड़ के किसके साथ 2 R से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, अपना
को छोड़ के एक R से जुड़ा तो 1 डिग्री, और स्वयं को छोड़कर यानी कितने बाबू 3 R से क्या हो जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे कितना डिग्री बाबू 3 डिग्री क्या बोलेंगे अल्कोहल बोलेंगे। और इनमें जांच किसके द्वारा किया था ऑक्सीकरण, ल्यूकास, विक्टर मेयर, इनमें से सभी विधियों से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है इथाइल एसीटेट एवं इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है बाबू, तो याद रखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल का। किसका निर्माण होता है बाबू 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन परमाणु होता है यानी उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, तो कार्बोनिल क्या होता है बाबू C डबल बॉन्ड O इधर ये होता है। अब बताइए बाबू बॉन्ड बनाया है, आपको बताना है कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है पाई, तो कितना सिग्मा हो गया बाबू 3 सिग्मा हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी 1 S और 2 P यानी sp2 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हूं प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को आप देख लीजिएगा PDBaSO4 जब भी ऐसा देगा प्लेडियम बेरियम सल्फेट तो याद रखिएगा रोजन-मूंड अभिक्रिया होती है। क्या होती है बाबू रोजन-मूंड अभिक्रिया, जिसके द्वारा हम लोग को एल्डिहाइड की क्या होती है प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो रही है बाबू एल्डिहाइड की क्या होती है प्राप्ति होती है, तो यह अभिक्रिया रोजन-मूंड अभिक्रिया होती है। ठीक है बाबू। 22 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन कैनिजारो रिएक्शन से गुजरता है। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है बाबू, तो याद रखिएगा जिसके पास क्या हो बाबू अल्फा हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। पहली पॉइंट तो यही याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कौन सा रिएक्शन देगा कैनिजारो। जैसे में एग्जाम्पल 2 ही नाम याद रखिएगा, एक होता है वो फॉर्मल्डिहाइड, क्या याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा आपको याद रखना है बेंजल्डिहाइड। क्या याद रखना है बाबू बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला SCHO, बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO। जब भी ऐसा दे आप इसको ट्रिक मार दीजिएगा कि कैनिजारो रिएक्शन देगा। समझ में आया कि नहीं है, तो कौन सही है बाबू SCHO। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ठीक है बाबू। इसमें कह रहा है किसकी भाषणिकता का घटता हुआ क्रम है, तो आप याद रखिएगा इनमें पूछ रहा है किसकी भाषणिकता का घटता हुआ क्रम है, तो हम लोग के पास आंसर नंबर यानी सबसे ज्यादा भाषणिक कौन होगा वो NH3। सबसे ज्यादा भाषणिक कौन होगा NH3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। एनिलीन और कौन बाबू एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करता है तो कौन रिएजेंट क्या बनाता है, तो याद रखिएगा एनिलीन प्लस एसिटल्डिहाइड मिलके सीफ रिएजेंट। कौन रिएजेंट बाबू सीफ रिएजेंट या सीफ बेस का क्या करता है निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा बाबू सीफ बेस, गलती लिख दिया है, सीफ बेस का क्या होता है निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। निम्नांकित शुगर में कौन सबसे मीठा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको याद रखिएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा क्या होता है बाबू कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे मीठा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लूकोज बाबू सबसे सरल, सबसे कौन बाबू सरल क्या होता है बाबू कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। कई बार लड़का लोग सुक्रोज पर मार देते हैं जो क्या है गलत है। याद रखिएगा फ्रक्टोज सबसे मीठा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
26 एंजाइम क्या है बाबू? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है बाबू? प्रोटीन होता है एक प्रकार का क्या बाबू? एंजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नेचुरल रबर। कौन रबर बाबू? नेचुरल रबर यानी निम्नलिखित में कैसा बहुलक है? तो नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है तो याद रखिएगा वो होता है बाबू आइसोप्रीन। क्या होता है बाबू? आइसोप्रीन ही आपका कौन सी होता है बाबू? प्राकृतिक रबर होता है। प्राकृतिक रबर ऐसे किससे बनाया जाता है बाबू? हेबिया, याद है आप लोग को? हेबिया ब्रासिलियंसिस। हेबिया ब्रासिलियंसिस, लिएंसिस पेड़ के किससे बनाया जाता है बाबू? दूध से क्या किया जाता है? बनाया जाता है आइसोप्रीन। समझ में आया कि नहीं बाबू? इसी वृक्ष से पाया जाता है जो खास करके श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद पर मुक्त होता है। तो याद रखेंगे बाबू धनोद यानी प्लस पर और ऋणोद यानी माइनस। धनोद ऋणोद ये क्या है? माइनस इलेक्ट्रोड है। यानी ये धनोद इसमें क्या होता है बाबू? एनोड होता है। और साथ साथ क्या होता है बाबू? ऋणोद यानी क्या होता है बाबू? कैथोड होता है। विद्युत अपघटन में याद है ना बाबू? विद्युत अपघटन में क्या होता है? एनोड पे कौन सा है? प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज। इस पे बाबू ऑक्सीजन और इस पे बाबू हाइड्रोजन क्या होता है? मुक्त होता है। कई लड़का लोग मार देते हैं Na प्लस NaF है तो मार देंगे Na प्लस F माइनस। नहीं बाबू ये गलत है, क्योंकि इनका जो क्या होता है अवकरण विभव कम होता है। मुक्त कौन होगा? एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन। ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। कह रहा है C2 अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बंधन की संख्या होती है। तो याद रखिएगा C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है, उसमें केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। आपको क्या रखना है? याद रखना है। गाइड में आपका आंसर गलत है इसलिए ट्रिक कर लीजिएगा, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है बाबू। 30 नंबर कह रहा है अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा। तो याद रखिएगा रेजोनेंस के कारण आपका जो 3 डिग्री होगा इसका जल्दी जलांशन होगा 2 डिग्री से। 2 डिग्री से सबसे कम किसका होगा? वो पहला का होगा। यानी हम लोग के पास ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। सबसे ज्यादा किसका होता है बाबू? सबसे ज्यादा होता है तीसरा का, फिर दूसरा का, फिर किसका बाबू? पहला का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? तो आप याद रखिएगा इनमें किसका शून्य होता है? BF3 का। किसका होगा बाबू? BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। कई लोग इसको मारते हैं जो क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ पहुंचते हैं। कह रहा है LiCl, NaCl और KCl विलयन का अनंत अंतः पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। अब देखिए भाई जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से क्या करेगा? टूटेगा। सबसे पहले Li, फिर क्या है? Na, फिर क्या है? K। अब बताइए ये दूसरा कक्ष का, ये तीसरा का, ये किसका है? चौथा का। कौन आसानी से टूटेगा बाबू? के वाला। यानी आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सबसे जल्दी K प्लस यानी KCl, उससे बाबू कौन होगा? कम होगा NaCl और उससे कम होगा LiCl। यानी जिसका साइज जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से क्या हो जाएगा? अपने आयनों में टूटेगा। किसका साइज सबसे बड़ा है? यानी तीसरा कक्ष का है कौन बाबू? सोडियम। दूसरा कक्ष का कौन है बाबू? लिथियम। और बाबू यहाँ पे क्या है? चौथा कक्ष का क्या है? पोटेशियम। तो याद रखेंगे किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम वाला, इसलिए आसानी से टूटेगा। और आसानी से टूटेगा तो इसकी तनुता उतना ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कौन सही है देख लीजिए। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं।
ROH प्लस CH2NH2 इस प्रक्रिया में क्या समूह निकलेगा? देखिए बाबू ROH है अब प्लस CH2NH2 है बाबू। जब ये रिएक्शन होगा तो यहां से ये ईथर में चेंज हो जाएगा, ये यहां आएगा, यानी RO और H और CH2 मिलके क्या हो जाएगा CH3, यानी क्या बन गया बाबू ईथर। और यहां से कौन सी बाहर निकल जाएगा N2, यानी कौन गैस बाबू नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त होगा, यानी आपके पास सिलिकॉन भी होना चाहिए, सिलिकॉन भी होना चाहिए, फ्लोरीन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही है। आप याद कर लीजिए बाबू कि सिलिकॉन का जो क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 4 होता है। तो आपको देखना है कहां 4 बॉन्ड बनेंगे, कहां 4 बॉन्ड बनेंगे, यानी उसमें क्या होना चाहिए हाइड्रोजन सिलिकॉन फ्लोरीन तीनों होना चाहिए। और सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए प्लस का 4 आना चाहिए। आप देखिए कहां आ रहा है, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देख रहे हैं 6 है, अब इसका 6 है, यानी इसका निकालिएगा बाबू। फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता था, -6 में से देख लीजिए यहां से निकल जाएगा, इसका हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालते हैं किसके बराबर करते हैं बाबू 0 के बराबर करते हैं। तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। देखिएगा बाबू टेंशन नहीं लीजिएगा, -6 में से 2 निकलेगा -4 और बगल में जाएगा 0 के बराबर रखेंगे तो +4 होगा। यहां से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और +2, तो 4 में से 2 गया -2, इधर आएगा +2 और यहां चेक करेंगे तो -3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा -1, इधर आएगा कितना बाबू +1। अब देखिए +4 कहां आ रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, H2SiF6 का क्या करेगा निर्माण करेगा। ठीक है बाबू ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 0.1 MbA इसका नाइट्रेट 2 बार है, घोल का 1 टप गुणा इतना है, तब विघटन स्तर निकालना। चलिए बाबू विघटन स्तर का हम फार्मूला आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ इसको तोड़िए, क्या है बाबू Ba और क्या है बाबू NO2, यहाँ कितनी बार है 2 बार। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा बाबू Ba 2+ में टूटेगा और 2 बार NO2 किस में टूटेगा बाबू माइनस में टूटेगा। तो यानी यहां से अगर आपसे पूछा जाए कितना आयन बन रहा है तो आयन बन रहा है बाबू देख लीजिए 2+ और 1- कितना हो गया 3। जब भी आपसे विघटन स्तर पूछा जाए x, आप क्या कीजिएगा I लिखिएगा 1 टप गुणांक -1 बट्टा में क्या लिखिएगा बाबू बट्टा आपके पास कितनी बार टूटा है, तो देख लीजिए बाबू कितनी बार टूटा है, तो यानी यहाँ n का मान n-1 लिखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है आयन, क्या है बाबू आयन की क्या है बाबू संख्या है और ये क्या है आपके पास 1/2 क्या है गुणांक है, 1/2 कौन बाबू गुणांक। और देखिए बाबू जब भी परसेंटेज में निकालना हो किससे गुणा कर दीजिएगा 100 से। चलिए सबसे पहले मैंने n निकाल दिया तो x का मान हो जाएगा, i का मान पहले से क्वेश्चन में दिया है 2.74, कितना दिया बाबू 2.74 -1 नीचे कितना हो जाएगा बाबू देखिए आयन की संख्या कितनी आया है 3 - 1 इंटू में 100 कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। x का मान हो जाएगा यहां से निकलेगा तो 2.74 में से 1 निकल जाएगा 1.74/2 इंटू में कौन बाबू 100। आप देखिएगा इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 दूना 16 यानी 0.8 8 दूना 16 1 बचा 2 सत्ते 14 इंटू में 100 यानी कितना परसेंट आ गया बाबू 87%। देख लीजिए कहीं है
ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बनाने का तरीका समझ में आया। सबसे पहले इसको आयन में तोड़िएगा, आयन में तोड़िएगा तो किसका मान आएगा, n का मान। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/2 गुणांक किसका मान, i का मान। क्या पूछ रहा है, विघटन स्तर परसेंटेज में, तो क्या कीजिएगा, फार्मूला, यही फार्मूला आपको याद रखना है। विघटन स्थिरांक x बराबर 1/2 गुणांक -1, नीचे आयन की संख्या -1, 1/2 गुणांक 2.74 -1, नीचे 3 -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, वो घटा देंगे 1.74, नीचे 2 इंटू में 100 से गुणा करेंगे, आपका 87% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो याद रखिएगा +2 पूछ रहा है, तो याद रखिएगा लेड का। किसका होता है बाबू, लेड का, यानी सीसा का +2 ऑक्सीकरण संख्या सबसे क्या होता है, यानी क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस यौगिक का चतुष्फलक आकृति है, चतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रल, किसका क्या है बाबू, टेट्राहेड्रल है। आपसे पूछ रहा है किसकी आकृति टेट्रा क्या है बाबू, हेड्रल। अब देख लीजिए बाबू, इन तीनों की मैं बात करूं, इनकी बात करूं, किसका किसका बाबू, NiCN4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ PD हो सकता है, PT या PD हो सकता है, NiCl4, ये जो भी हैं इनका बाबू, इन सबका अगर आप क्या निकालिएगा, सबका हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो DsP2 निकलता है, जबकि इसका हाइब्रिडेशन बाबू sp3 निकलता है। क्या निकलता है बाबू, sp3। इनका जो अगर आपसे शेप पूछा जाए तो इनका शेप होता है बाबू स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि इसका जो शेप होता है कैसा होता है बाबू, टेट्राहेड्रल होता है। क्यों टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन DsP3 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और इसका क्या है, DsP क्या है, 2 है। इनका इंटरनल d ऑर्बिटल भाग लेता है, इसलिए इनका शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आप इसका जब भी पूछा जाए, यानी अगर पूछा जाए किसका स्क्वायर प्लेनर है, तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा NiCN4 -2, टेट्राहेड्रल होगा NiCl4 -2। समझ में आया कि नहीं बाबू। हाइब्रिडेशन भी याद रखिएगा, बनाने का तरीका भी याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी कौन इसमें से कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो याद रखिएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का क्या होता है बाबू, CH3CHO होता है, यानी इसके पास कौन हाइड्रोजन, देखिए यही अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू, सही है। ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन देंगे, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो हर साल एक क्वेश्चन कैनिजारो रिएक्शन से आता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है, रिएक्शन किसके किसके बीच है बाबू, टाइम और अभिकारक के सांद्रण किससे बाबू, ए के बीच। और याद कीजिए बाबू, अर्ध आयु जो होता है, यानी अर्ध यानी टाइम टी है, टी जो होता है बाबू, टी जो रिएक्शन हम लोग बताए थे अर्ध आयु से ये रिएक्शन याद कीजिए, या x बराबर क्या होता है वो kt। क्या होता है, x बराबर kt होता है, x बराबर कितना होता है वो k इंटू में क्या होता है, t होता है। किसका रिएक्शन है बाबू, तो ये है आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया का। अब देख लीजिए बाबू, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे क्या होता है, सांद्रण क्या होता है, घटता जाता है, वैसे वैसे उनका टाइम क्या होते जाएगा, यानी टाइम बढ़ाने के साथ जो क्या होता है, अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटते जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रिएक्शन का, वैसे वैसे अभिकारक का सांद्रण क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। और घटता जाएगा मतलब टाइम बढ़ाने से अभिकारक का सांद्रण क्या हो रहा है, घट रहा
है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में टाइम के साथ बढ़ाने से अभिकारक का सांद्र समय के साथ घटता है। तो इसमें घट रहा है कौन बाबू, इसमें सांद्र नहीं घट रहा है, एकदम क्या है कांस्टेंट है, तो ये होगा नहीं। इसमें सांद्र बढ़ रहा है, कैसे हो सकता है ये बताइए आप लोग। रिएक्शन होगा तो टाइम के साथ क्या होगा, अभिकारक क्या होगा, घटेगा, लेकिन यहां अभिकारक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिए पहले कांस्टेंट फिर बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए अभिकारक का सांद्र समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं, आप याद रखिएगा रिएक्शन में समय के साथ क्या होता है, अभिकारक का सांद्र क्या होता है, घटता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 41 कह रहा है यदि dx बटा dt बराबर k H प्लस इसकी कोटि n दिया हुआ है, pH 2 से 1 कराने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। अब तो प्रतिक्रिया की कोटि बाबू देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप याद रखिएगा सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। वैसे ये भी क्वेश्चन नंबर 42 भी है, इसको भी क्या करना पड़ेगा बाबू, सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका कितना आएगा आंसर बाबू, इसका आंसर आएगा, यानी क्लास में मैंने इसको सॉल्व कराया है, इसका आंसर कितना होगा बाबू, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। कह रहा है बाबू कि एक कार्बनिक यौगिक कौन टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो और टॉलन अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो यौगिक होगा। बताइए बाबू, टॉलेंस अभिकर्मक सबको मालूम होगा, टॉलेंस अभिकर्मक होगा बाबू, टॉलेंस अभिकर्मक। ये किसके लिए टेस्ट होता है बाबू, एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए टेस्ट होता है बाबू, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। अब बताइए एल्डिहाइड इसमें से कौन है, जो होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। यानी एल्डिहाइड टेस्ट कौन, एल्डिहाइड टेस्ट जो देता है कौन अभिकर्मक है, टॉलेंस अभिकर्मक से एल्डिहाइड का टेस्ट किया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या होता है, क्रियाशील समूह CHO होता है। आप देख लीजिए कौन सही है, ये सही है क्योंकि यहाँ CHO है। ये कीटोन हो गया बाबू, ये आपके पास अल्कोहल हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यही क्या है, एस्टल्डिहाइड कौन टेस्ट देगा बाबू, टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकारक के साथ क्या देगा, टेस्ट देगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है H2P2Cl6 का आईपीएससी नाम है। आईपीएससी नाम इसमें से है, देखिए वो आईपीएससी नाम जब भी आपको जांच करना हो, सबसे पहले उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। अगर ऑक्सीकरण संख्या मैच कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। देखिए वो क्या दिया है, H2 दिया है, PT दिया है, और Cl क्या दिया है, 6 दिया है। और आपका सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, प्लेटिनम का। 2 बार क्या है बाबू, H प्लस PT है, और 6 बार क्या है बाबू, Cl है, और कोई चार्ज नहीं है तो कितना लिख देते हैं, 0। देखते चलिएगा 2 इंटू में हाइड्रोजन का कितना होता है बाबू, हाइड्रोजन का होता है बाबू कितना, +1 होता है, प्लस किसका बाबू, दूसरा आपके पास क्या है, PT का हम लोग को क्या करना है, निकालना है, प्लस 6 गुणे Cl का कितना होगा बाबू, -1 होता है, बराबर 0। तो कितना निकल गया बाबू, 2 प्लस PT -6 बराबर 0। तो यहां क्या निकला, PT कितना निकल गया बाबू, -6 में से 2 निकलेगा, -4 बराबर 0। तो यहां से PT का ऑक्सीडेशन नंबर 4 निकला। कितना निकला बाबू, 4। अब देख लिए 4 कहां कहां दिख रहा है, तो पहला यहाँ 2 दिख रहा है, ये रूट से क्या हो गया, बाहर हो गया। यहां नहीं ये लिखा है तो ये रूट से बाहर हो गया। अब बताइए कैसे लिखेंगे, ये दोनों में 4 है। अब बताइए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां लिखा है हेक्सा क्लोरो, और यहां पर लिखा है बाबू, यहां पे लिखा है हेक्सा क्लोरो आयोडो लिखा है, यानी हेक्सा
क्लोरोप्लेटिनेट लिखा है, तो यानी यही ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि क्लोरीन की संख्या कितनी है बाबू, देख लीजिए क्लोरीन की संख्या कितना है, 4 है कि 6 है बाबू, 6, तो 6 हेक्सा हो जाएगा। और साथ साथ प्लेटिनम का यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4, तो 4 क्या है, सही है। और यहाँ पे आयोडो प्लेटिनेट लिखा है, आयोडो यहाँ पे है बाबू ना, क्लोराइडो लिखा है, क्लोराइडो यानी क्लोरीन और आयोडीन है, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बनाने का तरीका समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 कह रहा मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से क्या करता है, प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप किसका देता है, तो याद रखिएगा HgNH2Cl2, ऑप्शन नंबर मर्क्यूरस क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 46 कौन एल्काइल हाइलाइट सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है, तो आप याद रखिएगा जब भी यह रिएक्शन होता है बाबू तो 1 डिग्री, कौन डिग्री बाबू, 1 डिग्री से ज्यादा कम देता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कम देता है 3 डिग्री, कौन बाबू, SN2 रिएक्शन में। तो 1 डिग्री जहां है आप देख लीजिए या 1 डिग्री है, इसलिए ये क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, 1 डिग्री हाइलाइट क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 47 कह रहा है, आप यहां से रिएक्शन पढ़ते चलिए। इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु मतलब अर्ध आयु दिया है और सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया का संपूर्णतः 10 लीटर हो, तो कह रहा है प्रतिक्रिया का दर मिनट इकाई में होगा। देखिए बाबू, यानी कह रहा, ध्यान सुनिएगा, इसका प्रारंभिक सांद्रण दिया है A बराबर कितना लीटर, 100 लीटर। क्वेश्चन समझिए, थोड़ा क्वेश्चन गलत छपा गया है, आप समझिए क्वेश्चन में समझ लेंगे। प्रारंभिक सांद्रण A बराबर कितना दिया है, 100 लीटर। ठीक है बाबू। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि 10 मिनट के बाद ये 10 लीटर हो जाता है, यानी आपके पास क्या दिया है बाबू, यानी क्या है बाबू, यानी 10 मिनट का टाइम क्या दिया है बाबू, टाइम आपके पास दे दिया है कितना, 10 मिनट। कितना मिनट दिया है, 10 मिनट। और कितना हो जाता है, यानी 10 लीटर रह जाता है। यानी इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ क्या बाबू कह रहा है कि यानी आयतन कह रहा है बाबू, देख लीजिए 10 मिनट के बाद कितना रह जाता है, 10 लीटर। यानी A माइनस एक्स कितना बच जाता है, तो कहिएगा 10 लीटर बच जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, प्रतिक्रिया का दर यानी वेग स्थिरांक किसका मान निकालना है, के का क्या निकालना है, मान निकालना। बहुत बढ़िया। यानी प्रारंभिक सांद्रता 100 लीटर है, टाइम कितना मिनट है बाबू, 10 मिनट, और कितना बच जाता है, 10 लीटर, तो के का मान आप पढ़े होंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया, कौन बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया किनको याद है बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया कितनी होती है, तो यहां होती है बाबू के बराबर 2.303 बट्टा टी, कितना होता है बाबू, log A बट्टा A माइनस एक्स। सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। अच्छा, तो के बराबर 2.303 बट्टा टी के जगह पर कितना दिया है बाबू, 10, और फिर क्या है, log A के जगह पे 100 दिया है और A माइनस एक्स कितना दिया है, 10। इससे ही खत्म हो जाएगा। कितना निकल गया, के बराबर 2.303 बट्टा 10। अब बताइए log 10 का मान कितना होता है, 1। यानी हम लोग के पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया कि सॉल्व करना बाबू, क्वेश्चन समझे पहले, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के बराबर क्या होता है, 2.303 बट्टा टी log A बट्टा A माइनस एक्स। के बराबर 2.303, टी का मान 10 दिया है, log A का मान 100 दिया है, A माइनस एक्स कितना बच रहा है, तो 10 लीटर बच रहा है, 0 0 खत्म, 10 और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और याद रखिएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए
के का अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक लिखिएगा सेकेंड के पावर -1 या समय के पावर कितना -1। और किस पे डिपेंड करता है बाबू, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ रहे हैं। 48 कह रहा है जब FeOH मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए बाबू, जब NaCl मिलाया जाता है एक विद्युत अपघट्ट है। जब कोलाइड में क्या है बाबू, ये आपके पास क्या है FeOH का होल थराइस, इसमें क्या मिला रहे हैं NaCl। ये बाबू आपके पास एक कोलाइड है और ये आपके पास क्या है विद्युत क्या है बाबू अपघट्ट है। और याद कीजिए जब कोलाइड में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो कोलाइड का क्या हो जाता है बाबू, स्कंदन हो जाता है। यानी हम लोग को किसकी प्राप्ति होगी, अवक्षेप की क्या होगी प्राप्ति होगी। तो किसमें अवक्षेप लिखा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ कोलाइड में जब भी हम लोग क्या मिलाएंगे विद्युत अपघट्ट तो इसका क्या हो जाता है स्कंदन होगा तो अवक्षेप की प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। बाबू इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और याद रखिएगा बाबू, इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट FeH2O मतलब 6 बार Cl2 में जो क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन +4 आते हैं। कितने आते हैं +4। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे क्या होगा अधिक होगा। ठीक है बाबू, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। बाबू जो नेशनल अभिकारक है ये किसके साथ टेस्ट देता है बाबू, किसके साथ अमोनिया के साथ। किसके साथ टेस्ट देता है बाबू, अमोनिया के साथ। तो इसलिए किसके साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है, NH3 के साथ क्या करेगा भूरा या पीला अवक्षेप का क्या करेगा निर्माण करेगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बाबू, 51 कह रहा है केन शुगर जिसका अणुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के एक घोल के आइसोटोनिक है तो X का अणुभार निकालना है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया और पिछले वीडियो में भी मैंने इसको सॉल्व किया था। आप क्या कीजिएगा, आइसोटोनिक जब भी बात करें, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि पहला सॉल्यूशन का परासरण दाब दूसरे सॉल्यूशन के परासरण दाब के क्या होगा बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर होता है CRT। यहां भी लिख दीजिए पाई बराबर कितना बाबू पाई बराबर CRT। लेकिन यहाँ पहला है, यहाँ क्या है दूसरा है, R से R खत्म, T से T खत्म। देखिए C1 क्या हो जाएगा, C1 कितना दिया है %, 5% तो 5 और कितना अणुभार है 342 बराबर। मान लिया C2 का मान हमने X मान लिया और इसका X नहीं 1 है 1%। अणुभार कितना दिया X दिया है, आप इससे इसमें गुणा कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिए तो 5x बराबर हो जाएगा वो 342। इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा होता तो पिछले वीडियो में इसको बताया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 342 में किससे भाग दे दीजिए 5 से, ही आ जाएगा वो कितना आपका 68 कितना वो 4 आ जाएगा। देख लीजिए 5 6 के 30, 5 8 40, 5 6 को 20। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है EMF आपको निकालना है इलेक्ट्रोड विभव। बाबू इसका जो कह रहा है कि ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, याद रखिएगा कितना होता है 1.36 होता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH से घुल जाता है तो यौगिक होगा। तो याद कीजिए कि ये प्राथमिक एमीन कौन है बाबू, प्राथमिक एमीन क्या होता है प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करने के बाद। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, यानी 1 डिग्री एमीन। ये कितना डिग्री है बाबू 2 डिग्री, ये आपके पास कितना डिग्री 3 डिग्री। ठीक है बाबू, तो कौन सा एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन क्या होता है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर
54 कह रहा है कि एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, इसका आंसर होगा वो एनिलाइड। एनिलाइड क्या करता है, 1 डिग्री एमीन क्या करता है, देता है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि RC11OX H2PDBSO4 गर्म करते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है एल्डिहाइड, RCHOH यानी क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा रिएक्शन है, याद कीजिए बाबू, जब भी आपके पास PDBSO4 दे आप समझ जाएगा उत्प्रेरक ये दिया है तो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कौन सा रिएक्शन होगा बाबू, रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। आपके लिए सबसे पहले मैं बता दूं SCC, BCC और बाबू FCC। इसका जो क्या होता है, एफिशिएंसी होता है 52%, इसकी एफिशिएंसी होती है बाबू 68%, इसकी एफिशिएंसी होती है 74%। अगर हमसे पूछ रहा है रिक्तियां, क्या पूछ रहा है बाबू, रिक्तियां पूछ रहा है, तो रिक्तियां जब भी पूछेगा आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा किसमें से, हाँ याद रखिएगा FCC को भी SCP भी दे सकता है। तो कहिएगा 100 में से घटाइएगा 52 तो कितना परसेंट, 48% यहाँ हो जाएगा, 32% यहाँ हो जाएगा, 26%। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है बाबू, BCC इकाई में मुक्त खाली जगह होता है कितना, 32। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। और अगर आपसे पूछा जाए बाबू इनका समन्वय संख्या, क्या पूछा जाए, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या पूछा जाए तीनों का, तो इसका समन्वय संख्या कितना होता है बाबू, 6 होता है। इसका समन्वय संख्या कितना होता है बाबू, 8 होता है। इसका समन्वय संख्या कितना होता है, 12। तो कुछ भी पूछेगा आप इससे क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एक धातु का रवाकार हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अभी देख लीजिए बाबू, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। कह रहा है कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग मतलब SCP है, और SCP की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है बाबू, 12। एफिशिएंसी पूछेगा, एफिशिएंसी तो कहिएगा SCP का होता है बाबू 74%। रिक्तियां पूछेगा तो क्या लिखिएगा बाबू, 100 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 26%। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। ठीक है बाबू। क्या इसमें बताना है, मैंने अभी आपको बता दिया। कह रहा है कि कौन सा केंद्रक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया सबसे क्या है, प्रतिक्रियाशील है। तो यानी याद रखिएगा ये इसमें से कौन होगा, जिसके पास क्या है, कार्बन की संख्या सबसे कम इसमें है, वही क्या हो जाएगा, सबसे तेजी से क्या करेगा, यानी प्रतिक्रिया देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है। कह रहा है बाबू आपके पास कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक की आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, वह उजला अवक्षेप किसका होता है, तो याद रखिएगा Cu2I2 का। किसका होता है बाबू, Cu2I2। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है। इसमें सब याद करते चलना है क्योंकि टाइम बहुत क्या है, कम है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बाबू, प्लस का क्या होती है, 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट का उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होता है, तो याद रखिएगा पारा का। किसका बाबू, पारा के धातु। कौन धातु बाबू, पारा के धातु नाइट्रेट, यानी पारा के धातु नहीं, पारा के कौन बाबू, नाइट्रेट। पारा के नाइट्रेट का अगर हम क्या करें, विघटन करें, तो आपको क्या मिलेगा, रंगहीन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या होती है, CH4 CH कितना होता है बाबू, CH सिग्मा 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 सिग्मा। कितना सिग्मा हो रहा है बाबू, 4 सिग्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है, हेमेटाइट है। इनमें सभी लोहा का क्या है, प्रमुख क्या है,
अयस्क है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा पेट में अत्यधिक अम्ल हो जाता है तो इसका किस औषधि से रोका जाता है। पेट में अधिक अम्ल हो जाएगा तो इसके लिए यूज करते हैं बाबू किसका, एंटासिड का। किसका, एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल का। किसका यूज किया जाता है बाबू, प्रति अम्ल का। जैसे बाबू इनो, किसका यूज किया जाएगा, इनो। या आपसे दे सकता है कौन सोडा बाबू, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और ये बाबू याद रखिएगा प्रति अम्ल यानी क्या होंगे, प्रति अम्ल होंगे जो किसको दूर करेंगे बाबू, पेट में उत्पन्न क्या है, अम्ल को रोक सकते हैं। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखिए बाबू 2 से लेके 2 से लेकर 10 तक जो क्या होते हैं मोनोसैकेराइड का समूह होता है उनको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। क्या कहा जाता है बाबू, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड जलांशन करेगा तो मोनोसैकेराइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर क्या है, सही है। कह रहा है 66 अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा। अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया। अमोनिया क्या है बाबू, क्षार है। क्या है, अमोनिया यानी NH3 क्या है बाबू, क्षार है। और क्षार जो होता है किसको बाबू, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को किसमें चेंज कर देता है बाबू, नीला में क्या करता है, नीला में परिवर्तित करता है। नीला में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और साथ साथ आपसे अगर इसका पीएच मान पूछा जाए तो पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा बाबू, अधिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या है, क्षार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 डिटॉल क्या होता है बाबू, तो डिटॉल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक्स है। क्या है बाबू, डिटॉल। डेटॉल क्या है बाबू, तो आपसे पूछा जाए डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स है। एंटीसेप्टिक्स मतलब बाबू स्किन के कीटाणुओं को किसको मारता है, स्किन के किसको बाबू, कीटाणुओं को क्या करता है, मारता है। कीटाणुओं को क्या करता है बाबू, कीटाणुओं को मारता है। और जो स्किन के कीटाणुओं को मारता है उसी को कहा जाता है एंटीसेप्टिक्स। और एंटीसेप्टिक्स का मतलब होता है प्रतिरोधी या पूर्तिरोधी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और जो किसको मारेगा बाबू, जो किसको मारेगा, जो फर्श के कीटाणुओं को मारता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमणहारी। यानी जो क्या है, यानी किसके लिए, यानी निर्जीव पदार्थों पे काम करेगा संक्रमणहारी। और शरीर के अंदर के रोग जनकों को मारेगा उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटी। तीनों समझिए, अगर एंटीसेप्टिक्स पूछेगा तो स्किन के ऊपर कीटाणु को मारेगा, एंटीबायोटिक पूछेगा पेट के अंदर कीटाणु को मारेगा, और आपसे निर्जीव पदार्थों पर जिसका यूज किया जाए उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट यानी संक्रमणकारी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 68 एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक समूह को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। बताइए वो अल्कोहल में क्या होता है बाबू, ROH होता है। यानी OH के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है बाबू, तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है, OH होता है। OH ये किसका है बाबू, अल्कोहल का है। ये इस आपके पास यहाँ पे पहले ऊपर से देख देते हैं, ये है बाबू एल्डिहाइड का, और ये आपके पास है बाबू कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक किसका बाबू, एसिड का। और ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल। क्या है बाबू, कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल समूह का है, कार्बोक्सिल क्या है, ग्रुप का है। तो आप याद करते चलिएगा, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा उजला तथा पीला
फास्फोरस क्या होते हैं? तो उजला तथा पीला फास्फोरस क्या होते हैं बाबू? अपरूप होते हैं, एलोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं बाबू? एलोट्रोप। ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु कोई नहीं। याद कीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है? अधातु होते हैं। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा ब्यूना एन तथा ब्यूना एस कैसे रबड़ हैं? तो एक प्रकार के संश्लेषित क्या है बाबू? रबड़ है। कैसे रबड़ है? संश्लेषित रबड़ है। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? एकल परमाणुविक कौन गैस होता है? निष्क्रिय गैस। कौन होता है बाबू? निष्क्रिय गैस। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये क्या होते हैं बाबू? नोबल गैस है। नोबल गैस, इसी को आप कहिएगा कौन गैस? निष्क्रिय या कौन गैस बाबू? अक्रिय गैस। और यही क्या होते हैं बाबू? याद करिएगा एक परमाणुक होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? एक परमाणुक होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इनमें से कौन सही है? क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कौन सही होगा बाबू? कौन सही है? तो इसमें से बाबू याद रखिएगा कौन है? हीलियम है। तो चलिए हीलियम ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, एक परमाणुक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अच्छा, यहां से पूछ सकता आरएन जो है यही एक परमाणुक निष्क्रिय गैस है। साथ साथ याद रखिएगा ये क्या होता है? रेडियो क्या होता है? सक्रिय होता है। ये भी कई बार पूछा है कि कौन रेडियो सक्रिय निष्क्रिय गैस होता है? रेडॉन। और कौन अपने कंपाउंड का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा जेनॉन। जेनॉन अपने कंपाउंड का क्या करता है? निर्माण करता है, यानी अपना क्या बनाता है? यौगिक। कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इसे क्या रखिएगा? याद रखिएगा। एक फैराड क्या होता है वो सबको मालूम है। एक फैराड कितने कूलाम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू? सही है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा C12H22O11 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 एक विधि जिसके द्वारा धात्विक ऑक्साइड को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है कहलाता है। जब किसी भी धात्विक ऑक्साइड को उनके वायु से कम वायु की पर्याप्त मात्रा में उनके गलनांक से कम ताप पे गर्म किया जाता है तो उसको बोलाता है जारण या भर्जन। क्या बोलाता है बाबू? जारण या क्या बोलते हैं? भर्जन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। समझ में आया कि नहीं? आपसे पूछा जा सकता है अगर जारण है, क्या है बाबू? जारण। तो जारण जो होता है बाबू याद रखिएगा, जारण हमेशा किस अयस्क के लिए याद कीजिए बाबू? ये हमेशा कौन अयस्क के लिए काम करेगा? कार्बोनेट। किसके लिए काम करेगा? कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करेगा? काम करेगा। और साथ साथ वायु की क्या होती है? वायु की पर्याप्त मात्रा में ये प्रोसेस क्या करता है? काम करता है। वायु की कौन सी मात्रा? पर्याप्त मात्रा। जबकि निस्तापन जो होता है, निस्तापन कब काम करता है बाबू? तो ये काम करता है कौन से अयस्क के लिए? यानी याद रखिए, यानी जारण बाबू जारण किसके लिए बाबू? सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए? जारण किसके लिए होती है? सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए बाबू? सल्फाइड सल्फाइड। और ये होता है किसके लिए बाबू? तो याद रखिए किसके लिए? कार्बोनेट अयस्क के लिए काम करता है। और साथ साथ याद रखिएगा इनमें क्या होता है? वायु की, किसकी? वायु की अपर्याप्त मात्रा। वायु की अपर्याप्त मात्रा होती है, अपर्याप्त मात्रा। ठीक है बाबू, आप सही कर लीजिएगा। जारण किसके लिए काम करता है? सल्फाइड अयस्क के लिए काम करता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि CH3COOH का स्पेसिफिक नाम क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं बाबू CH3COOH। इसी का नाम है बाबू एथेनोइक। क्या नाम है? एथेनोइक क्या बाबू? अम्ल। और एथेनोइक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है
एसिटिक अम्ल। किसके नाम से बाबू? एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। ठीक है बाबू, मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला CHOH होता है। ठीक है बाबू, चलिए मेथेनॉल का फार्मूला CH3OH होता है। तो आप यार इसको प्रोपेनॉल में लिख लीजिएगा, 3 को कार्बन लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आपसे कोई भी आवर्त पूछे आप फार्मूला एक याद रखिएगा, कितना बाबू? 2 8 8 18 18 32 32, ये इनकी आवर्त संख्या, आवर्त की संख्या है बाबू। आवर्त संख्या कितना बाबू? 1, आवर्त संख्या 2, आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 4, आवर्त संख्या 5, आवर्त संख्या 6, आवर्त संख्या 7। किसमें पूछ रहा है बाबू? 2 में। 2 में कितना है बाबू? 8 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अयव होता है? ओलियम किससे बनता है बाबू? तो याद रखिएगा, ओलियम में क्या होता है बाबू? H2SO4 इसके साथ रहता है बाबू, याद रखिएगा SO3, तब जाके बनता है H2O7 ओलियम। तो क्या रहेगा बाबू? SO3 रहेगा, देख लीजिएगा। सही है, सही है। चलिए अगला कह रहा है बाबू कितना नंबर? 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है बाबू कि हम लोग के पास कि K4FeCN6 में Fe की क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे बाबू? यहाँ पे देख लीजिए, यानी K4FeCN6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का। 4 बार क्या हो जाएगा बाबू? K प्लस क्या हो जाएगा? Fe प्लस 6 बार क्या है बाबू? Cn। कोई चार्ज नहीं था, क्या लिख दीजिएगा? 0। 4 गुणे पोटेशियम का 1 प्लस Fe प्लस 6 गुणे Cn का -1 बराबर 0। यहाँ से 4 एकम 4 प्लस Fe -6 बराबर 0। तो Fe कितना निकल जाएगा बाबू? 6 में से 4 निकलेगा, कितना बच जाएगा? -2, इधर आएगा +2। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। निकाल सकते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि कॉपर धातु का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो बाबू वैद्युत अपघटन विधि या वैद्युत शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है K3FeCN6 एक है, तो ये एक प्रकार का द्विक लवण, उपसहसंयोजक, अम्लीय लवण, साधारण लवण। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन क्या है? यौगिक है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, मिथाइल एमीन, अमोनिया। बाबू देखिए कितना कार्बन है? 2 है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू? एथ बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? एथाइल एमीन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एथाइल, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है H2SO4 क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल है। H2SO4 एक ऐसा अम्ल है बाबू, द्विभाषमिक क्या है? अम्ल है, यानी 2H+ क्या कर सकता है? त्याग सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, NH3 में N का संकरण संख्या क्या होगा? तो देखिए बाबू N जो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। इधर आप H जोड़ दीजिए, इधर आप H जोड़ दीजिए, इधर आप H जोड़ दीजिए। कितना सिग्मा बॉन्ड बना बाबू? 1 2 3। और यहाँ एक कौन पेयर है? लोन पेयर है। मतलब जो बॉन्डिंग में क्या नहीं लिया? भाग लेता। हाइब्रिडेशन क्या होता है बाबू? जब भी आपको हाइब्रिडेशन पूछा जाए आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लिखिएगा। कितना होता है बाबू? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर कितना है? 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 3 है। तो 3 1 मिलके कितना हो गया? 4। और बॉन्ड पेयर हमेशा किसको काउंटिंग करना? सिग्मा को। और 4 है तो क्या हो जाएगा बाबू? sp3। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है बाबू, निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
86। हीलियम का सूत्र पूछ रहा है, हीलियम का कितना होता है बाबू? He। क्या होता है बाबू? He होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आवर्त सारणी में ग्रुप ए के तत्वों को क्या कहा जाता है बाबू? क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है इसका नाम क्या है? आप देखिए तो सब लोग पढ़े होंगे बाबू। ये किसका फॉर्मूला है? फिनॉल का। किसका फॉर्मूला है बाबू? फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। यही किसका फॉर्मूला है? फिनॉल का। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथीन का। किसका है बाबू? एथीन का बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही एथीन है। इसका बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 91 का नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू? तो याद कीजिए बाबू HNO3, यही कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? सबको मालूम है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का pH मान पूछेगा, अम्ल का बाबू कितना होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। अगर आपसे क्षार का पूछे तो क्षार का होता है बाबू 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और अगर उदासीन का कहे तो उदासीन विलयन का याद रखिएगा कितना होता है बाबू? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही। 93 की तरफ पहुंच गए हम लोग बाबू। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एकत्र नहीं कर सकता है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस जल एकत्र नहीं कर सकता है। तो आप लोग बाबू इसको बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि PCl5 पे क्या होता है? ऑक्सीकारक। PCl3 कहेगा बाबू अवकारक। जबकि अगर आपसे PCl5 कहेगा तो PCl5 कहिएगा कौन सा कारक होता है बाबू? ऑक्सीकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 95 का नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल कौन विधि से बाबू? यानी ओसवाल्ड विधि से। कौन विधि बाबू? ओसवाल्ड विधि से क्या तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। हैबर विधि से क्या तैयार किया जाता है बाबू? अमोनिया। संपर्क विधि से बाबू H2SO4। ठीक है बाबू। तो जो भी आपके पास है देख लीजिएगा, इसमें संपर्क विधि नहीं होगा, हैबर विधि नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण से रोकबे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? ओसवाल्ड विधि। ओसवाल्ड विधि से क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। ठीक है बाबू। 96 ज्वर को कम करने के लिए कौन नाशी बाबू? ज्वर नाशी। आपको ये दे रहा है ज्वर नाशी का उपयोग ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसके लिए आप क्या रखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोरान एल्युमिनियम, यहाँ क्या होता है वो? बोरान एल्युमिनियम कार्बन के साथ क्या होता है? सिलिकॉन। और बाबू नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस। और ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है? सल्फर। और फ्लोरीन के नीचे क्या होता है? क्लोरीन। बाबू देखिए बोरान किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। और कार्बन किसके साथ? फास्फोरस के साथ। नाइट्रोजन सल्फर के साथ, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। ये कौन संबंध है बाबू? विकर्ण संबंध है। ठीक है। तो आप देख लीजिए किसके साथ संबंध बना रहा है? किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन बाबू? ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा क्या है? चालक। क्वेश्चन नंबर 99
निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें होती है बाबू? ग्रेफाइट में। किसमें होती है? ग्रेफाइट में होती है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 100 आ रहा है बाबू। कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो याद रखिएगा हीरे में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3 होता है। ठीक है बाबू, तो ये था हम लोग के पास 100 इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर ना